नमस्कार मित्रों, आज INDIA की मुंबई में 2 दिन की बैठक हो रही है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी INDIA, जिसको घमंडिया ग्रुप अपने को इंडिया बताता है। पहला सवाल तुमसे यही बनता है कि भारत में बहुसंख्यक लोग हिंदी बोलते और जानते हैं। पूरे देश का एक संपर्क सूत्र की अगर कोई भाषा है तो वो हिंदी है। तो इंडिया को हिंदी में क्या कहेंगे, ये उनसे कोई पूछ ले, अभी तक वो नहीं बता पाएंगे। चलिए वो तो बात छोड़िए, अब यहाँ पे जो हम सबसे महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, लीक से हटके आप लोगों के लिए कुछ ताज़ा, क्योंकि हजारों लाखों चैनल और पत्रकार रात दिन अपना अपना राग अलापते हैं, जिसमें कुल मिलाकर रिजल्ट ढाक के 3 पात ही होता है। हम आपके सामने जैसा कि वादा किया बिल्कुल ताज़ा तरीन, जो कि हमारा अपना विश्लेषण होगा वो करेंगे, हमारा जो आकलन होगा वो आपको बताएंगे। बहुत बड़ी घटनाएं इस बीच में हो गई। राहुल गांधी स्वनामधन्य है, कांग्रेस पार्टी ने उनको PM कैंडिडेट डिक्लेयर कर ही रखा है। ममता बनर्जी गाहे बगाहे अपने को PM कैंडिडेट बताती रही। नीतीश कुमार की पूरी कवायद ही संयोजक बनने की और बाद में PM कैंडिडेट बनने की थी। इसके लिए उन्होंने तेजस्वी को अगला मुख्यमंत्री तक बनाने की बात कर दी थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षा सर्वोपरि है, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो प्रधानमंत्री के लिए उनसे काबिल तो कोई हो ही नहीं सकता है। ये बात अलग कि लोकसभा अभी हाल ही में 1 सीट आ गई, नहीं तो 0 उनकी सीटें थी। तो हमने अपने पिछले विश्लेषण में कहा था कि इंडिया का मतलब है कप्तानों की टीम, सब अपने अपने टीम के कप्तान हैं। लेकिन जब फाइनल में मैच होगा, चुनाव रूपी मैच, तो उसमें इस कैप्टनों की टीम का कैप्टन कौन होगा, असली लड़ाई वो होगी। और तब ये जो आज 26 से बढ़ के 28 अपने को बता रहे हैं, 28 लोगों की बैठक होने जा रही है। लेकिन मुख्य चुनाव के मैदान में उतरते समय कप्तान को लेकर जो इनके बीच धींगा मुश्ती होगी और प्लेइंग 11 यानी प्रत्याशियों की घोषणा के लिए तो आपस में इनमें जूतम पैजार होना तय है। इसमें कोई ज्योतिषीय गणना की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस बीच में जिन लोगों की इच्छाओं, आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं पर पानी फिरा, उन्होंने अपना रोल बदल लिया। यहाँ पर चुनावी घमासान को लोग चुनावी महाभारत भी बोल देते हैं। तो महाभारत का एक अति महत्वपूर्ण प्रसंग है। पांडवों के मामा थे शल्य, जो कि पांडवों की तरफ से ही लड़ना चाहते थे। और पांडवों को सबसे ज़्यादा अगर चिंता थी कौरवों की तरफ से, तो जिससे उन्हें डर था वो था कर्ण। तो शल्य मामा को अपनी रणनीति के तहत कौरवों के खेमे में भेजा गया और ये कहा गया था कि जब कर्ण सेनापति बने तो उसका रथ शल्य चलाएं और उसका मनोबल लगातार गिराते रहें। ऐसा कुछ बोले, ऐसा कुछ करे जिससे कि कर्ण परेशान हो जाए, उसका आत्मबल कमजोर हो जाए, यानी कर्ण परास्त हो जाए। नीतीश कुमार ने अब वही भूमिका निर्वहन करना शुरू कर दी है। अभी हाल फिलहाल में बाहरी लोगों को बिहार में नौकरी के अवसर प्रदान करने की बात कह दी, जबकि बिहार IAS IPS बनने के लिए सबसे ज़्यादा वहाँ के लोग तैयार रहते हैं और बनते भी हैं। बिहार में योग्यता की कोई कमी नहीं। अब ऐसे राज्य में जहाँ सबसे अधिक बेरोजगारी हो
और सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी अपेक्षित भी वहीं के लोग करते हैं। अपना खेत मकान घर परिवार गिरवी रख के भी वो नौकरी पाना चाहते हैं। लालू यादव ने इसका भरपूर फायदा उठाया रेल मंत्रालय में नौकरी देते समय, लोगों की ज़मीनें अपने नाम करा के। वो मामला सामने ही है, चल भी रहा है। लेकिन नीतीश ने बाहरी लोगों को मौका दे के बिहार के लोगों को नाराज कर दिया। चलिए, ये भी एक सामान्य सी बात थी। लेकिन अब उन्होंने जो काम किया है वो असली शल्य की भूमिका, शल्य मामा की भूमिका बन रही है, क्योंकि नीतीश कुमार ने स्कूलों की छुट्टियों में भारी कटौती की है। उनका कहना है कि साल में शिक्षण सत्र 220 दिन का हो, इसके लिए छुट्टियों में कटौती करना आवश्यक था। उन्होंने जो छुट्टियों की कटौती की है तो वो केवल हिंदू और सिखों की केवल एक छुट्टी, गुरु नानक जयंती की, उन्होंने उसकी कटौती कर दी। सिखों के लिए कोई छुट्टी नहीं। अब उसके बाद उन्होंने रक्षाबंधन जैसे पर्व की छुट्टी की कटौती की, जन्माष्टमी जैसे त्यौहार की कटौती कर दी। चलिए, जन्माष्टमी और रक्षाबंधन तो हम मान लेते हैं कि ये हिंदी भाषी क्षेत्रों में ज़्यादा मनाया जाता है। जन्माष्टमी महाराष्ट्र में भी इसका उत्सव बड़े रूप में मनाया जाता है, मटकी फोड़ के रूप में। लेकिन जो सबसे अद्भुत बात है, दुर्गा पूजा, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, इनकी कटौती तो बिहार के लिए उतनी अद्भुत नहीं, लेकिन बिहार का सबसे महत्वपूर्ण पर्व छठ पूजा, उसकी भी कटौती नीतीश बाबू ने कर डाली। और इसका मतलब बहुत बड़ी संख्या में हिंदू मतदाता अब जिधर नीतीश सरकार रहेगी या आरजेडी होगी, उनको वो वोट बिल्कुल नहीं देंगे। ये अब तय हो चुका है, क्योंकि जो मतदाता न्यूट्रल होते हैं वो ही निर्णायक होते हैं। कार्यकर्ता चुनाव में अपना काम करते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण वो न्यूट्रल मतदाता होते हैं जो हार जीत तय करते हैं। बिहार में छठ पूजा मनाने वाले केवल सवर्ण हिंदू ही नहीं हैं, उसमें जो पिछड़ी जातियां तथा कथित हैं वो और बढ़ चढ़ के ही मनाती हैं, चाहे उसमें सवर्ण हो, ओबीसी हो या दलित हो। और कुछ आदिवासी भी बिहार के छठ पूजा मनाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार, उसकी छुट्टी कटौती करके नीतीश क्या मैसेज देना चाहते हैं? केवल मुस्लिम वोटों से तो नहीं जीता जा सकता, और साथ में मुस्लिम वोटों में सेंध मारी करने के लिए हैदराबादी ओवैसी मैदान में जरूर कूदेंगे। तो ऐसा है नहीं कि सारे मुस्लिम वोट मिल जाएं, कुछ ओवैसी लेंगे, जैसे पिछली बार उन्होंने 5 सीटें जीत ली थी। तो जब जो पार्टी 5 सीट जीत सकती है विधानसभा की, उस पार्टी को कमजोर नहीं माना जाएगा। लेकिन INDIA में ओवैसी को जगह नहीं मिली, तो वो नुकसान केवल और केवल RJD JDU गठबंधन को ही करेंगे। रही बात हिंदू जो बिखरा हुआ था, वो एकजुट होने लगा है। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा में, दिव्य दरबार में जैसा जन समूह उमड़ा था, उसने बिहार के मतदाताओं की नब्ज तो बता ही दी कि वो क्या करेंगे। साथ में एक मामला और चल रहा है मनीष कश्यप का, जो उसके साथ घोर अन्याय अत्याचार बिहार की वर्तमान सरकार कर रही है। एक बहुत ही सामान्य मामले को इतना तूल दे के उसको तमिलनाडु की जेल में सड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया था। लेकिन न्याय व्यवस्था तो अभी है, भले देर लगी हो, लेकिन अभी उसकी वापसी बिहार में हो गई है।
उसको कोई सजा नहीं हुई, वो जेल से भी चुनाव लड़ सकता है। तो बिहार में इन्होंने अपने कदम कदम पर गड्ढे खोद रखे हैं, कांटे बिछा रखे हैं। एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति है पीके। इन सब लोगों का नशा जो घमंडिया गैंग है उतारने के लिए बिहार में पीके भी ताल ठोक रहा है खुद से चुनाव लड़ने के लिए, जिसको भारत में चुनावी रणनीति का सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जाता है। तो जब इस तरह की स्थितियां बनी हैं तो नीतीश ने अब ये तो मान ही लिया कि न तो वो उन्हें अगली बार मुख्यमंत्री बनना है, संयोजक भी वो बन नहीं पा रहे हैं, प्रधानमंत्री बनने का तो सवाल ही नहीं। तो ऐसे में उन्होंने गुणा भाग करके ये मान लिया है कि हमारी सबसे बड़ी शत्रु तो आरजेडी ही है, क्योंकि नीतीश का राजनीतिक कैरियर जो ऊंचाई पर रहा है वो आरजेडी के विरोध में, एक दूसरे को जितना इन लोगों ने गरियाया है जी भर के, वो शायद किसी पार्टी ने किसी दूसरी पार्टी को नहीं गरियाया होगा। तो यहाँ पर हमारा आज का यही कहना है कि रिजल्ट तो कल निकलेगा, लेकिन कल तक ही आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मुख्य चुनावी एजेंडा तय करने हैं, सीटों के बारे में भी चर्चा होगी जो कि इतनी जल्दी फाइनल नहीं होगी, और जो अभी खबर चलाई गई कि खरगे को संयोजक बनाया जाएगा, ये भी इतना आसान है नहीं। तो कुल मिला के एक और अगली बैठक होगी, ये कह के कि हाँ काफ़ी मामलों में हमारी लगभग आम सहमति बन चुकी है, लेकिन फाइनल सहमति के लिए अभी एक बैठक होना और आवश्यक है। तो ये विश्लेषण आज का, कल फाइनल मीटिंग के बाद एक विश्लेषण लेके और आएंगे। तब तक आप सबको नमस्कार। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके सामने ताज़ा तरीन विश्लेषण लेके आएं। धन्यवाद।